तो गाइस ये वीडियो स्किप करने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि नेक्स्ट नंबर शायद आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है इस टाइम पे जो हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। सो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सो भाई बात ऐसी है, ठीक है, बीएम गुप्ता हॉस्पिटल उत्तम नगर में सब जानते हैं। अगर कोई उत्तम नगर में रहता तो नहीं भी जानते तो मैं वीडियो क्लिप यहाँ पर डाल दूंगा। सो भाई होता क्या है, बीएम गुप्ता हॉस्पिटल काफी अच्छा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने आप को बताते हैं। काफी तरह के ट्रीटमेंट्स है इनके पास और हॉस्पिटल काफी टाइम से चल रहा है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है हमारे उत्तम नगर में, ठीक है। सो होता क्या है, सडनली मेरी जो दादी है मतलब आप सभी जानते हो मेरी दादी, मैं अपने ब्लॉग में डालता रहता हूँ। सो मेरी दादी जो है उनको सडनली हल्का सा स्टमक एक होता है और उनको हल्का सा ब्रीथिंग इशू आता है। ये बात है आज से 28 अक्टूबर की, और आज जो वीडियो बन रही है ये बन रही है ऑलमोस्ट 21 नवंबर की, राइट। सो 28 अक्टूबर को उनके साथ ही प्रॉब्लम आती है कि उनको हल्का सा स्टमक एक होता है और हल्की सी ब्रीथिंग इशू होती है, ठीक है। सो हमारा जो ये बीएम गुप्ता हॉस्पिटल है ये बिल्कुल पास है, मतलब घर से नीचे होटल की वॉकिंग डिस्टेंस है। सो हम मतलब देखते हैं कि दादी की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि उन्हें स्टमक एक हो रहा है और उनके साथ ब्रीथिंग इशू हो रहा है। तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड होता है। सो अल्ट्रासाउंड में कुछ ज्यादा मेजर इशू नहीं आता, उनके साथ बस ये आता है कि गोल ब्लैडर में हल्का स्टोन है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। सो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका जो SpO2 है, जो कि ऑक्सीजन लेवल है, वो थोड़ा डाउन आ रहा है, लाइक 86 87 कुछ आ रहा था। सो उन्होंने बोला कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इनके शायद लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। सो वी आर ऑल ओके विद दैट। मैंने कहा ठीक है कि हॉस्पिटलाइज करा देते हैं कि ठीक भी हो जाएंगे, और गोल ब्लैडर में जो प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी, और लंग इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगी। हम तो ये खुश हो गए थे कि चलो टाइम से पता चल गया हमें कि लंग इन्फेक्शन है, तो अब थोड़ा एडमिट होके 2 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मेन कहानी शुरू होती है अब जब दादी को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। सो हॉस्पिटलाइज जब कराया जाता है उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट देता है थोड़ा बहुत कि जिससे कि उनके लंग इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। कुछ मेडिसिन देते हैं, उनको जनरल बोर्ड में रखते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन दादी जनरल बोर्ड में रहती है, अच्छा खा पी रही है। दादी के पास हम मिलने भी जा रहे थे, तो मैं नीचे क्लिप भी डाल दूंगा अगर आपको लग रहा हो कि झूठ बोल रहा हूँ। सो दादी के पास मिलने भी जा रहे थे, सब कुछ ठीक था, दादी अच्छे से खा रही होती है। बट 4 दिन के बाद सडनली बीएम गुप्ता से कॉल आती है कि आपकी दादी थोड़ी सीरियस है, एक बार आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार प्लीज मिलने आ जाओ। तो हमें लगता है कि हाँ चलो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मिलने चलते हैं। सो जैसे ही हम मिलने जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि दादी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन है एकदम से ड्रॉप हो चुका है। सो ऑक्सीजन ड्रॉप होने का रीज़न नहीं पता कि रातों रात वो मतलब बिल्कुल ठीक थे, जनरल वार्ड में थे, अपने हाथ से कुछ खा रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे जैसे कि इंसान होता है। और उसके बाद सडनली एक सब एकदम से क्या होता है, और आप लोग में भी देख लेना है, जब दादी अपना चेकअप कराने गई है बिल्कुल हंसती खेलती कुछ चल के गई है भाई साहब। कुछ ऐसा नहीं था, आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि पेशेंट बहुत बीमार है या कुछ ऐसे सीन है। तो उसके बाद जब इनकी कॉल आती है कि इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो संडे का वो दिन था, मेरे को याद है मैं सुबह सुबह उठा। संडे को जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो देखा दादी की मतलब ऑक्सीजन जैसे होता है ना कि आधा आधा सांस ले रहा है कोई इंसान, काफी क्रिटिकल थे, बहुत क्रिटिकल थे। सो इन्होंने हमें ये बोला कि हम 2 बजे तक देखते हैं, इनका जो CO2 लेवल है बॉडी में वो काफी बढ़ चुका है, अगर वो ड्रॉप आउट नहीं हुआ तो इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो वेंटिलेटर का नाम सुन के अच्छा चूंकि तोते गुल हो जाते हैं। तो हमने भी कहा यार ठीक है, जो होना है वो तो होना ही, वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, करे उनको जान यहाँ पर ज़्यादा बचानी है हमें, मतलब जान बचाना ही प्रायोरिटी है। सो इन्होंने मतलब 2 से 3 घंटे लगाए, 3 से 4 घंटे लगाए, दादी का जो CO2 लेवल है, द ग्रेस ऑफ गॉड, को डाउन आ गया, इनको वेंटिलेटर पे इन्होंने शिफ्ट नहीं करा, ठीक है। सो वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं करा, दादी के लिए कॉन्शियस हुई, थोड़ा मतलब बाईपैप वगैरह लगाया होता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी सीन, पूरा एंड तक वीडियो देखना जो उनके साथ जो इन्होंने हमारे साथ करा। और उसमें आप ये बताना कि फॉल्ट उसमें किसका था, हमारा या फिर हॉस्पिटल वालों का। सो उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चलता है लंबा, अच्छा खासा ट्रीटमेंट चलता है, 8 से 10 दिन आई थिंक आईसीयू में ये रहते हैं, ठीक है। 8 से 10 दिन जब ये आईसीयू में रहते हैं तो CO2 लेवल उस टाइम पे फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इनका बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था। सो ये NIV मशीन पे थे, दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर। सो NIV मशीन होती है जबकि आपका ऑक्सीजन सपोर्ट ढंग से काम नहीं होता, तो उसके बाद NIV एक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर मशीन आपको लगती है, तो ये 10 से 12 दिन उस पे थे, ठीक है। सिचुएशन बेटर होती है धीरे धीरे, CO2 लेवल डाउन आने लगता है इनका, ठीक है। TLC जो इन्फेक्शन था वो थोड़ा डाउन आ रहा था, सब कुछ ठीक था, खाना वगैरह खा रहे थे। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जिस दिन हमें इन्होंने बोला, एक तो डॉक्टर है इनके, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, शायद उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए।
सो डॉक्टर ने बोला, जब हमने उनसे पूछा कि इनको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो डॉक्टर ने बोला अभी तो कुछ नहीं कह सकते, एटलीस्ट 1 वीक लगेंगे, मतलब 1 वीक लगेंगे। तो हमने कहा इट्स ओके यार, 1 वीक लगेगा, ठीक है, रिकवर हो जाए हमारा पेशेंट, तो हमें यही चाहिए कि अच्छे से रिकवर हो जाए। सो सडनली भाई क्या होता है, इनके दिमाग में एक बात आती है भाई, सडनली अभी जो डॉक्टर कह रहे थे कि 1 हफ्ता लगेगा इन्हें डिस्चार्ज होने में, रातों रात डिसीजन चेंज होता है। अगले दिन हमें बोला जाता है कि इन्हें ना आज डिस्चार्ज करा लो, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन घूम रहे हैं जिसकी वजह से आपकी दादी इन्फेक्टेड हो सकती है और अभी इनकी हालत स्टेबल है। तो ये रातों रात डिसीजन इनका चेंज हुआ कि भाई 1 हफ्ते का, जिससे तुम देख रहे थे कि 1 हफ्ता लगेगा उसकी रिकवरी में पेशेंट की, रातों रात तुमने डिसाइड कर लिया कि अगले दिन तुम्हें छुट्टी देनी है और उसी टाइम देनी है। ठीक है, चलो हम इसमें भी एग्री थे कि क्या पता डिस्चार्ज करने का कोई मतलब हमारे बेनिफिट के लिए ही कह रहे हो कि हाँ इन्फेक्शन है और सारा यहाँ पर। बट जिस दिन हम डिस्चार्ज कराने जाते हैं दादी को, दादी सही नहीं लग रही होती मुझे उस टाइम पे, दादी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि दादी बार बार कहती थी कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एंजाइटी टाइप हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर बोला कि भाई इनकी कंडीशन है घर पे ले जाने लायक, और मतलब ये सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आप एक अच्छा, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, घर वाले जितने भी हो, बट हमारे घर पे कोई डॉक्टर नहीं है ना, तो आप जैसे देख रेख इनकी कर रहे हैं तो हम तो शायद नहीं रख पाएंगे, तो अभी स्टेबल लग भी नहीं रहे, तो ये सही डिसीजन है घर पे लेके जाना। तो वहाँ के स्टाफ का ये कहना था कि नहीं नहीं, आप घर पे लेके जाओ, बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी बहुत घबराहट तो होगी क्योंकि आईसीयू का एनवायरनमेंट ऐसा होता है और इस वजह से घबराहट होती है पेशेंट को। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी होता है कि हाँ, क्या पता ये भी रीजन हो। तो भाई घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे, मैं था थोड़ा इनके फेवर में, हॉस्पिटल वालों की, मेरी गलती थी कि मैं फेवर में था। मैं कहा चल यार दादी को घर पे लेके चलते हैं, घर पे जो भी है, इनके मशीन लगनी थी घर पे भी, ये नहीं था कि ये बिल्कुल ठीक हो चुके थे, इन्फेक्शन अभी भी बढ़ा हुआ था, टीएलसी लेवल अभी भी बढ़ा हुआ था, एक्सरे में निमोनिया अभी भी था। बट इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि एकदम से छुट्टी देनी है और इन्होंने घर भेज दिया। तो घर पे हमने पूरा 11,000 रुपए की मशीन, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें कौन सी मशीन थी, बाईपैप मशीन आती है, वो हमने इंस्टॉल करवाई। यहाँ पर पड़ी हुई होगी, रुको ये दिखाता हूँ मुझे। सो बेसिकली ये होती है बाईपैप मशीन, जो कि घर पे लगती है जिसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। 11,000 रुपये रेंट है भाई इसका, ठीक है। हमने उसी टाइम पहले ही, जब दादी डिस्चार्ज होने वाली थी, फाइल वगैरह तैयार हुई थी, हमने उसी टाइम बोला कि भाई घर पे मतलब पहले ही लगवा देते, क्यों प्रॉब्लम में रहे। सो घर पे आते हैं भाई, मैं उस टाइम पे जिम में था, आई थिंक मैं कुछ था, मम्मी की कॉल आई कि हाँ वो डिस्चार्ज हो गए हैं, घर पे आ रहे हैं, तो घर पे आ जा तू। सो भाई घर पे आता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि दादी इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि उनकी सांस भी नहीं आ रही है, वो होश में भी नहीं है। जो बंदा दोपहर को अपने हाथ से खाना खा रहा था हॉस्पिटल में, ठीक है, वो घर आके इस लायक नहीं है अब कि वो होश में भी आए, बिल्कुल ही बेहोश की हालत में, मतलब कॉन्शियस ही नहीं था यार बंदा, क्या बताऊँ तुमको। सो भाई हम एकदम से परेशान, मैं जिम से आया, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे ये मतलब इनको मशीन लगाई है हमने और मशीन हटाने की बार बार कह रहे थे, और बाईपैप ना क्या होता है बहुत टाइट होता है, तो वो मशीन हटाने की कह रहे थे। तो हमने हटाई नहीं, अभी तब से ना बेहोश हो गया है 1-2 घंटे। मैंने कहा आपने शुगर चेक करी, क्योंकि घर वालों को नहीं पता भाई, इस टाइम पे इतना पैनिक हो रहा है, घर वालों को तो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है। मैं कहा आपने शुगर चेक करी दादी की, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा शुगर चेक करो, शुगर चेक करी भाई, शुगर पहुंच चुकी थी 450 प्लस, ठीक है, दादी बिल्कुल होश में नहीं थी। तो ऐसा सीन हो गया। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा इनके स्टाफ से कि ऐसा ऐसे है, शुगर बहुत कम आ रही है, आप एक बार घर पे भी आ जाओ। इनका स्टाफ आया स्पेशली उठ के घर पे, और रीजन देखना आप इसके बाद क्या फुद्दू दिया इन्होंने। इनका स्टाफ घर पे आया, उसने मशीन की सेटिंग्स चेक करी हैं, सब कुछ चेक करा है, उन्होंने कहा कि आधा घंटा और देख लो, अगर नहीं सही लगे तो आप इन्हें वापस हॉस्पिटल लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, बट मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं क्या भाई एम्बुलेंस बुक करो, मेरे को इनके ट्रीटमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि करा क्या है इन्होंने। 20 दिन बंदा तुमने आईसीयू में डाल के रखा हुआ है, उससे पहले जनरल बोर्ड में एक बंदा जो नॉर्मली चल के गया था, उसकी ऐसी हालत कर दी है कि वो आज एनआईवी सपोर्ट पे है और वो घर पे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे पीछे हम लगे पड़े हैं कि भाई छुट्टी मत दो, 1-2 दिन और देख लो कि स्टेबल होने दो। नहीं, बट स्टेबल है, घर ले जाओ, घर का एनवायरनमेंट देख के ठीक हो जाएगी। ये हालत इन्होंने करी, वीडियो डालूंगा पूरी। सो ये हालत उनकी करी, हमने फटाफट एम्बुलेंस बुक करी भाई। एम्बुलेंस बुक करी तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को आने में भी आधा घंटा लग जाता भाई। वो एम्बुलेंस हमें जो बुक करनी थी, नॉर्मल एम्बुलेंस से काम नहीं चलता, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट पहले ही कम था मेरी दादी का। सो हमने एनआईवी सपोर्ट एम्बुलेंस बुक करी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है भाई, 5 से 6 हज़ार रुपये यही थी एक राउंड के, कहीं भी जाना हो तो। हमने एम्बुलेंस ली, हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे पास साइन थे, हम सीधा रेफर लेके गए सीधा, मेरे को क्योंकि इन पर ट्रस्ट नहीं था। हम लेके गए एम्स रात के 12 बजे, यहाँ से एम्स लेके गए, 1 घंटे का टाइम लगा एम्बुलेंस में। एम्स में गए, हमने मिनिस्ट्री का कार्ड दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ से साइन करवा के हैं। एम्स वॉज लाइक हमारे पास बेड ही नहीं है, यहाँ से ले जाओ। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है,
कितना क्रिटिकल है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो चुका था भाई 58 पे उस टाइम पे, जब ये घर पे आए थे। और अब रीजन सुनना, क्या बताता हूँ, पूरी स्टोरी सुनना ये जो मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर करने वाली बात है। क्यों, मैं ब्लेम नहीं कर रहा इस हॉस्पिटल को, लेकिन इनकी लापरवाही पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा अगर पेशेंट है ना, यहाँ पर मत लेके जाना, इतने लापरवाह हैं। एम्स में हमें रेफर कर दिया कि भाई यहाँ पर, फिर वहां से हम लेके गए सफदरजंग, नहीं सफदरजंग नहीं लेके गए, वहां से हमें कुछ समझ नहीं आता, सीधा लेके गए दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ कुछ रीजन की वजह से डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी। सो वहां से भी मतलब हमें वहां पर भी एडमिशन नहीं मिला, और रात बहुत हो चुकी थी, ऑक्सीजन बहुत कम आ रहा था। बाना की एम्बुलेंस में सपोर्ट पूरा था ऑक्सीजन का, बट हमें ये डर था कि मतलब पेशेंट की हालत क्रिटिकल ना हो जाए। तो अब मेन जो गेम यहाँ से शुरू हुई इनकी। सो वापस हमारे पास एक ऑप्शन जो बचा, वो बचा बीएम गुप्ता हॉस्पिटल। तो रात को हम आए बीएम गुप्ता हॉस्पिटल। वहाँ जाके हमने पूछा कि ऐसे ऐसे वो पेशेंट है, आज ही डिस्चार्ज कराया है, तो थोड़ी देर में हालत ऐसी होगी, तो आईसीयू में बेड चाहिए। तो भाई साहब जी, इनका नाम नहीं लूंगा मैं, जो यहाँ पर हैं, रात को रहते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बेड ही नहीं है। हमने कहा बेड नहीं है। हमने कहा हमसे मतलब जब आपसे बात हुई थी, हमने डिस्चार्ज करते हुए भी एक बात बोली आपको कि पेशेंट क्रिटिकल है, अगर घर पे जाके कुछ प्रॉब्लम होगी तो बेड का अरेंजमेंट करना, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल है, हमें स्टेबल नहीं लग रहा। बट आप बार बार बोल रहे थे कि स्टेबल है, अगर इमरजेंसी पड़ी तो हम एडमिट कर लेंगे। उन्होंने बोला जी हमारे पास बेड ही नहीं है। हमने कहा अच्छा बेड नहीं है आपके पास, तो उस टाइम पे हम टेंशन में, भाई अब याद हो यहाँ पर भी बेड नहीं है। तो ये बेड का पूरा फंडा था ना, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। एल्डरली पेशेंट में ना क्या होता है, आयुष्मान कार्ड बनता है एक, जिसमें कि फ्री ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पेशेंट्स के लिए। सो भाई आयुष्मान कार्ड पे थी मेरी दादी, ठीक है। आयुष्मान कार्ड पे मेरी दादी जो थी, मतलब 15 दिन इनके पास रही है आयुष्मान कार्ड पे, फ्री ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हुआ। थोड़ी बहुत मेडिसिन जो हम लाते थे, मतलब पर डे लगा लो 2-3 हज़ार का खर्चा, इंजेक्शन वगैरह जो भी आते थे इनके, वो लाते थे। तो 15 दिन उस कार्ड पे थी। अब पता नहीं उस रीजन से इन्होंने डिस्चार्ज करा या क्या करा। क्या होता है ना, आयुष्मान कार्ड अगर आपने लगाया हुआ है ना किसी हॉस्पिटल में, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, इन्होंने फाइल दिखा दी कि हाँ डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट स्टेबल था। बट अगर आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया ना, उसके बाद फिर से आयुष्मान कार्ड लगाओगे तो आपका लगेगा नहीं 15 दिन से पहले, ऐसा इन्होंने हमें बताया, ठीक है। बट ये ऐसे थे कि इन्होंने ये बोला था कि अगर आप मतलब फिर से लाओगे तो फिर से हम आयुष्मान कार्ड पे ही इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं थी, आईसीयू बेड इनके पास थे, प्रॉपरली थे इनके पास आईसीयू बेड। बट जब यहाँ पर हमारे घर वालों ने बोला कि भाई आयुष्मान कार्ड पे नहीं कर रहे हैं, आप कैश पेमेंट ले लो, कैश पे कर दे रहे, विद इन 2 मिनट्स इनके पास आईसीयू बेड अरेंज हो जाता है, विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। सोचते भी नहीं है भाई, 2 मिनट में इन्होंने आईसीयू बेड अरेंज करा, ठीक है। हमें यार, हमें तो यही था कि भाई पेशेंट अभी हो जाए, कैश वगैरह का बाद में देखेंगे। सो भाई जो आयुष्मान कार्ड पे ट्रीटमेंट चला, जिसमें हमारा बिल आया पिछले 15 दिन का 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 रुपये कार्ड का बिल था, जो हमने पे नहीं करा अपनी साइड से, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी उन्होंने पे करा हॉस्पिटल वालों को। अब जब हमने फिर से री एडमिट करवाया दादी को, रीएडमिट करवाते ही दादी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, ऑलरेडी एनआईवी पे थी। कुछ ट्रीटमेंट इन्हें समझ नहीं आता, कुछ भी, मतलब कुछ जवाब देने लायक ही नहीं थे। बस ये बोलते थे कि हाँ इन्हें अब सिर्फ मशीनों पे रहना पड़ेगा, आप चाहे घर पे भी ले, तब भी इनका ये आंसर था, आप घर पे भी लेके जा सकते हो, इन मशीनों पे ही रहेंगे, ऐसे ही सर्वाइव करेंगे। कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई, दूसरी बार जब एडमिट कराया, जिस टाइम पे एडमिट कराया था, दादी कॉन्शियस थी, मतलब इशारे कर रही थी, बोल रही थी, ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप हो गया था, बट फिर से सही आ गया था वो। सो उसके बाद जब 3 दिन हमने फिर से इनको एडमिट कराया, दादी 3 दिन तक ना उठी नहीं है, मतलब हमने बात ही नहीं करी उनसे। जब हम इनसे पूछते थे कि यार ये तो मतलब कुछ जवाब ही नहीं दे रही है मशीन पे, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा है, इनका सिर्फ ये कहना, अरे नहीं हमने ना आंटी जी को पूरी रात जगा के रखा है ताकि उनका CO2 लेवल ऊपर ना जाए, तो हमने आंटी को पूरी रात जगा के रखे तभी नींद के मारे सोते हैं। 4 दिन तक भाई इन्होंने गेम खेली, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, मेरा ये है आपसे क्वेश्चन, कि जब एक पेशेंट मतलब अच्छे ट्रीटमेंट पे आईसीयू में एडमिट है, एनआईवी लगा हुआ है उसे, ठीक है, 15 दिन तुम्हारे पास है, तब जाके बिल आया 1,20,000 पे आयुष्मान कार्ड पे। और जब हमने 3 दिन बाद यहाँ पर, जब इनको ट्रीटमेंट नहीं समझ आता रीएडमिशन के बाद, 3 दिन तक हमने देखा कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, दादी की पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो चुकी है, कैनोला कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, पूरी हाथ सुजा दी, शुगर पेशेंट थे क्योंकि। तो हमने 3 दिन बाद जब इनसे बोला कि भाई डिस्चार्ज करो, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता था भाई, जब पहले ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अभी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, एक नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था लंग में, कोई एक्यूट इनको क्रोनिक कोई डिसीज नहीं है, ठीक है। तुमने बता दिया सीओपीडी है, चलो माना सीओपीडी भी है भाई, बट अगर कोई इन्फेक्शन के लिए बंदा जा रहा है, निमोनिया हुआ है इन्हें, तो निमोनिया तुमसे ठीक नहीं हो रहा भाई इतने दिनों में। और अगर ठीक नहीं हो रहा तो भाई बताओ ना कि कंडीशन बहुत हो रही है, नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
सो 3 दिन जब हमने इनको डिस्चार्ज कराया तो इन्होंने जो हमारा बिल बनाया वो बनाया 1,20,000 रुपए। सो मेरे को क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि जब 10 से 12 दिन तुमने आईसीयू में रखा आयुष्मान कार्ड पे, तब तुम्हारा बिल था 1,10,000 रुपए, जिसमें मेडिसिन भी लाए थे, ये सब बहुत कुछ हुआ था। 3 दिन में कुछ ऐसा तुमने सुपरमैन वाला कौन सा ट्रीटमेंट दिया भाई, जो 1,20,000 रुपए इनका बिल बना दिया। ठीक है, या तो ऐसा कुछ नहीं था कि इंप्रूवमेंट दिख रही थी फिलहाल, या तो कुछ ऐसा हो कि हाँ तुमने सच में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया हो कि हाँ मैजिकली कुछ हमारा पेशेंट होश में आ गया हो, या फिर स्वेलिंग कम हो गई हो, फिर इन्फेक्शन डाउन हो गया हो। 3 दिन तुमने सिर्फ एक मास्क ठूस रखा है, एंटीबायोटिक्स लगा लगा के किडनी उड़ा दी उनकी तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम कह रहे हो 1,20,000। ठीक है, वहाँ बिल विल आया जो भी था, मतलब हमने इनका डिस्चार्ज कराया, जो भी सेटलमेंट थी 80,000 में कुछ हुई। यहाँ से डिस्चार्ज कराया, फिर हम लेके गए इनको दीनदयाल भाई। दीनदयाल की ये अच्छी बात है कि वहाँ पर जाके एडमिशन मिला हमें, उन्होंने बोला कि इनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। सो वेंटिलेटर सपोर्ट ही नहीं मिला वहाँ पर अभी तक। दादी मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट अराउंड 1 वीक की दादी अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। किडनी उनकी वर्क नहीं कर रही है ढंग से, डायलिसिस हो रही है उनकी कंटिन्यू। बट यहाँ के डॉक्टर्स में ये चीज़ है कि हाँ रिकवरी पे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि पैसा बनाया है या फिर कुछ क्लियरली नहीं बोले, क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें अगर इंप्रूवमेंट लग रही है तभी हमने इन्हें सपोर्ट दे रखे, तभी हम डायलिसिस करा रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, इस हॉस्पिटल में जाने से पहले ना एटलीस्ट अगर आपको कोई भी पेशेंट जा रहा है भाई, नॉर्मल पेट दर्द है, बुखार है, तुम इस हॉस्पिटल में दिखाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पेशेंट को कोई दिक्कत है और आपका पेशेंट मतलब थोड़ा एजेड है, तो भाई हाथ जुड़वा लो। हमारे एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूंगा, इस हॉस्पिटल में मत लेके जाना, पेशेंट नहीं लूटेगा भाई। ऐसी कंडीशन कर देंगे ना, ऐसी कंडीशन। और ये जो स्कैम करते हैं आयुष्मान कार्ड वाले जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट में पता नहीं क्यों होता है, खामा खाली इन्होंने डिस्चार्ज दिया जबरदस्ती। ठीक है, और सुनो सबसे मेन पॉइंट जो था, और कंडीशन इतनी वर्स कैसे हुई घर पे आके। सो ये जो बाईपैप मशीन थी इनकी, ठीक है, इन्होंने बोला था हमें घर पे इंस्टॉल करवानी है, 11,000 रुपए की मतलब मंथली रेंट पड़ेगा। हमने मशीन इंस्टॉल करवाई। सो इस मशीन के लगाने के बाद दादी की ज़्यादा हालत क्रिटिकल हुई थी। ठीक है, ज़्यादा हालत क्रिटिकल हुई थी। जब रात को हमने रीएडमिशन करवाया मीरा गुप्ता में, सो वहाँ के डॉक्टर जी क्या बोलते हैं, बहुत हंसते खेलते, कि सर कुछ नहीं हुआ उन्हें, CO2 नार्कोसिस में है। प्रॉब्लम क्या थी, आपकी मशीन हम लेके गए थे एम्बुलेंस पे, हम मशीन लेके गए थे हॉस्पिटल। कह रहे प्रॉब्लम आपकी मशीन में थी, आपकी मशीन ही नहीं चल रही थी, तो मास्क लगने की वजह से आपकी दादी का दम घुट गया। तो गधे इंसान, गधे जितने भी गधे हैं यहाँ पर, स्टाफ तुम्हारा घर से आके देख रहा है, मतलब हॉस्पिटल से आके देख रहा है कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही। वो कह रहा है प्रॉपरली वर्क कर रही है। मशीन इंस्टॉलेशन तुमने करवाई है, स्टाफ ने तुम्हारे आके घर से देखा है कि मशीन चल रही है नहीं। तुम्हारे मतलब पेशेंट की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास, हाँ, कि मशीन तुम्हारी काम नहीं कर रही है, और तुम ये स्टूपिड सा रीजन दे रहे हो कि इनकी हालत इस वजह से हुई है क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही। यहाँ पे गधो, तुम्हारे लिए कुछ मतलब पेशेंट्स की लाइफ का कुछ है मतलब दिमाग में ऐसा कुछ? यही अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ होता तो इस टाइम ना भाई मेरे को अभी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ खुंदक नहीं, खुंदक बहुत है, बट अभी दादी ठीक हो जाए, दादी की रिकवरी पे है। तो इन्होंने ये स्टूपिड रीजन दिया है कि हम आपकी जो मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी जो हमने लगवाई थी। ठीक है, तो इसमें गलती मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गलती किसकी थी, हमारी थी या इस स्टाफ वालों की थी जो कि इतने मतलब वो लापरवाह हैं? सो 4 घंटे जिस बेचारी को हम घर पे लेके आए, उनको वैसी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, हमने जबरदस्ती माइक और ये मतलब जो भी है बाईपैप लगा के रखा। उनका और दम घुट गया, और वो दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई क्योंकि इनकी गधों की मशीन नहीं चल रही थी। तो ये रीजन था। पहली बात, आयुष्मान कार्ड पे ये बहुत तगड़ी गेम प्ले करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के नाम पे जीरो बटा लुल, कुछ ट्रीटमेंट नहीं है इनके हाथ में। जब तक कंडीशन होगी ठीक है, लेकिन कंडीशन जब हाथ से भी निकल जाएगी तब भी कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही चलेंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। थर्ड, पैसा बनाने की स्कीम, इनसे कोई सीख ले अच्छे से, बहुत अच्छे से पैसा बनाएंगे। चौथा, ऐसे ट्रैप में फंसाएंगे ना एंड में, तुम पेशेंट को अगर लेके जाना होगा ना दूसरे हॉस्पिटल, इतना डरा देंगे कि तुम पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल लेके भी नहीं जा पाओगे। सो भाई इट्स माय रिक्वेस्ट, जो भी मतलब उत्तम नगर में रहते हैं या फिर तो आसपास रहते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरे को नहीं पता भाई आपके साथ, शायद आपके साथ अच्छा भी करा हो, आपके पेशेंट के साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई कि सोच समझ के दिमाग से काम ले। कुछ प्रॉब्लम लग रही है भाई, कोई अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत है भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये है, आपको क्लियर एंड कट जवाब मिलेगा कि बचना है पेशेंट ने या नहीं, वहाँ दो बात होती है। तो हमारी दादी का तो इस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है एंड होपफुली भाई रिकवर करेंगे वो। ठीक है, वेंटिलेटर पे अभी थोड़े बहुत होश में है। बट मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि भाई ऐसे ट्रैप से बचो,
कि अगर आपका पेशेंट एक हँसता-खेलता जा रहा है यार, उसके साथ तुमने ऐसे कर दिया, इस कंडीशन में लाए और तुमसे कंडीशन नहीं समझ रही तो भाई रेफर कर दो ना किसी और हॉस्पिटल में। थर्ड, तुमने उसको मशीन गलत लगा दी घर पे आके, हाँ, ज़बरदस्ती डिस्चार्ज देके आपने मशीन गलत लगा दी और पेशेंट का दम घुट के CO2 नार्कोसिस में पहुँच गया। सो भाई अगर आपके भी कुछ ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी थे इनके बारे में रिव्यूज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं किसी को यहाँ पर पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, तो उस वजह से मैं ब्लेम कर रहा हूँ और ऑब्वियसली बात मैं ब्लेम करूँगा ही करूँगा। भाई ये थी वीडियो आज तक की, ये पूरी स्टोरी थी। अब आगे की अपडेट मैं आपको दूँगा कि दादी की हालत कैसी है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट